आप देख रहे हैं ज़रूर। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। कश्मीर के शोपिया में पत्थरबाजों की नापाक करतूत का ये वीडियो सामने आया है। शोपिया में आज दोपहर पत्थरबाज सड़कों पर निकले और अचानक सुरक्षा बलों पर पत्थर बरसाने लगे। इन नकाबपोश पत्थरबाजों में स्कूल के छात्र बड़ी संख्या में शामिल दिखाई दिए। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, शोपिया में इतने पत्थर बरसाए गए कि पुलिस की जीप पूरी तरह से तबाह हो गई। स्कूल से लौट रही छात्राएं डर के मारे सड़क के आसपास दौड़ती दिखाई दी हैं। इन पत्थरबाजों के हाथ में पाकिस्तान के झंडे थे, जो ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि शोपिया में इन पत्थरबाजी के पीछे आखिरकार किसका हाथ है। जाहिर सी बात है, शोपिया में आम तौर पर अलगाववादी नेता अपने एजेंडे को लेकर आगे दिखाई देते हैं। नकाबपोश ये तमाम लोग जो आपको पत्थर बरसाते दिखा रहे हैं, इनमें से कुछ स्कूली बच्चे भी हैं जिन्होंने स्कूल बैग अपने कंधे पर डाल रखा है और उसके साथ साथ पत्थर फेंक रहे हैं। पुलिस और सुरक्षा बल पर जिस तरह से ये पत्थरबाजी हुई है, सड़क पर गिरे हुए पत्थर बता रहे हैं कि दरअसल आज क्या स्थिति है और कैसे जानबूझकर इस आग को और फैलाया जा रहा है। और आइए आपको दिखाते हैं पाकिस्तान की उस साजिश को जिसे पाकिस्तानी एजेंट 7 समंदर पार अंजाम दे रहे हैं। लंदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान विरोध के उनके जो नारेबाजी हुई है, उसमें पाकिस्तान से आज़ादी मांग रहे बलूच और सिंधियों को एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर पाकिस्तान परस्त लोगों ने पहुंचकर ज़बरदस्त मारपीट की है। मारपीट करने का सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य था। उद्देश्य ये था कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को काले झंडे दिखाए जाएं और दूसरी तरफ वो लोग जो पाकिस्तान से आज़ादी की मांग को लेकर अपनी बात को सामने रख रहे हैं, यानी कि बलूच और बाकी अन्य लोग, उनके ऊपर दबाव बनाया जाए। पाकिस्तान आज न सिर्फ हिंदुस्तान के खिलाफ जंग छेड़ने की बात करता दिखाई देता है, जो कि अप्रत्यक्ष तौर पर है, बल्कि अब विदेश में ही इस तरह की कार्रवाई कर वो हिंदुस्तान की खिल्ली उड़ाने की कोशिश करता है। ये 18 अप्रैल की लंदन की सड़कों की दो तस्वीरें हैं। एक तरफ पाकिस्तान से आजादी मांगते बलूच और सिंधियों का शांतिपूर्ण प्रदर्शन है और दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करते लोग हैं जो कश्मीरी अलगाववादी हैं, यानी पाकिस्तान के प्यादे हैं। लंदन में पाकिस्तान समर्थित इन तत्वों ने न सिर्फ भारतीय प्रधानमंत्री के विरोध के खोखले प्रोपेगेंडा को हवा देने की कोशिश की, बल्कि पाकिस्तानी जुल्मों से आजादी मांग रहे सिंधियों और बलूचों से भी झड़पे कर उनके मार्च को रोका। वक्त रहते पुलिस मौके पर पहुंच गई, वरना पाकिस्तान समर्थित ये तत्व प्रदर्शन के दौरान हिंसा भी कर सकते थे। Human rights violations perpetrated by Pakistan, its agencies and proxies have reached an alarming level in Balochistan and Sindh, with particular reference to the thousands of Baloch and Sindhi activists have been enforced disappeared, thousands have been killed. ऐसी ही एक तस्वीर मोदी के ब्रिटेन पहुंचने से पहले नजर आई थी, जब खालिस्तानी आतंकी परमजीत सिंह पम्मा ने भारत के विरोध में नारेबाजी की थी। और ये किसी से छिपा नहीं है कि परमजीत सिंह पम्मा और गोपाल सिंह चावला जैसे खालिस्तानी आतंकियों पर पूरी तरह पाकिस्तानी एजेंसियों और आतंकियों का हाथ है। पाकिस्तान, पाकिस्तान, who's supporting Taliban? पाकिस्तान, पाकिस्तान, टीम न्यूज़ नेशन। पाकिस्तान, पाकिस्तान। और अब आपको दिखाते हैं न्यूज़ नेशन पर वो खबर जो कि पाकिस्तान से आई तस्वीरों को प्रदर्शित करती है। इन तस्वीरों में आप देखिए, खालिस्तानी आतंक समर्थक गोपाल सिंह चावला हाफिज सईद की पार्टी मिली मुस्लिम लीग के कार्यक्रम में साथ दिखाई दे रहा है। साथ ही गोपाल सिंह चावला हाफिज सईद से बातचीत भी कर रहा है। गोपाल सिंह चावला वही व्यक्ति है जो पंजाब साहिब में भारतीय प्रतिनिधियों को जाने से रोक रहा था और इस पर भारत ने आपत्ति जताई थी। भारत का आरोप है कि पाकिस्तान दोबारा खालिस्तान आतंकवादियों को हवा देने की कोशिश कर रहा है, जिसके जरिए खालिस्तान के मुद्दे को एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की कोशिश की जा रही है। वही आतंकी तत्व हैं जो 1984 और उसके बाद पाकिस्तान में सक्रिय रहे हैं पंजाब में आतंकवाद को लेकर। न्यूज़ नेशन ने कल आपको यह खबर दिखाई थी।
और आज पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से अहम मुलाकात भी की है। खबरों के मुताबिक कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गृह मंत्री को बताया है कि पंजाब में दोबारा खालिस्तान के कट्टरपंथी सर उठाने लगे हैं। मुलाकात में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गृह मंत्री को यह जानकारी भी दी कि पाकिस्तान में सांप्रदायिक माहौल खराब करने की पूरी कोशिशें की जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने इस बाबत केंद्र सरकार से एक मजबूत रणनीति बनाने की अपील की है। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक मुलाकात के दौरान कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह भी कहा कि कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका और जर्मनी के साथ साथ इटली में बैठे कुछ ऐसे तत्व जो पंजाब से संबंधित हैं, आतंकवाद को एक बार फिर हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि लगातार इस मामले पर न्यूज़ नेशन आपको वो खबरें प्रदर्शित करता रहा है जिसमें हम ये बात स्पष्ट तौर से सामने रखते रहे हैं कि पंजाब में आतंकवाद को एक बार फिर से हवा देने की पुरजोर साजिश है जिसमें पाकिस्तान सक्रिय भूमिका निभा रहा है। कुछ ही दिनों पहले गृह मंत्रालय ने भी संसदीय समिति में ये जानकारी दी थी कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI लगातार नौजवानों को ट्रेनिंग दे रही है ताकि वो पाकिस्तान के दम पर पंजाब में आतंकवाद को हवा दे सकें। अब एक ऐसी खबर जो पंजाब में हालात के बिगड़ने की पाकिस्तानी कोशिशों की तरफ इशारा करती है। पंजाब के होशियारपुर में एक महिला तीर्थयात्री पर पाकिस्तान जाने की खबर आई। खबरों के मुताबिक इस महिला ने पाकिस्तान जाकर इस्लाम कबूल कर लिया और लाहौर के एक बाशिंदे से शादी कर ली। महिला के परिवार का कहना है कि उसे ISI के एजेंट ने बरगलाया था जिसके चलते ये सब कुछ हुआ। ये है होशियारपुर की किरण बाला, जिसने पाकिस्तान जाकर न सिर्फ इस्लाम कबूल लिया बल्कि लाहौर के एक बिजनेसमैन से शादी भी कर ली। और अब होशियारपुर में किरण बाला का परिवार अपने साथ हुए इस धोखे पर हैरान परेशान बैठा है। परिवार के मुताबिक कुछ दिन पहले किरण बाला ने पाकिस्तान में ननकाना साहिब की तीर्थ यात्रा पर जाने की इच्छा जताई थी। परिवार ने तीर्थ यात्रा के चलते किरण बाला को वीजा दिलाकर पाकिस्तान भेज दिया। पाकिस्तान पहुंचकर कुछ दिन बाद किरण बाला ने फोन किया और बताया कि उसने इस्लाम कबूल लिया है और एक पाकिस्तानी से शादी कर ली है। परिवार का आरोप है कि किरण बाला का ISI एजेंटों ने ब्रेन वॉश कर उसे पाकिस्तान बुलाकर फंसा दिया। उस बहू नूं बरगला लिया गया है कि मैनू तो यही शक पैंदी है कि वो मतलब ISIS ते हत्थे चढ़ गई। 20 अप्रैल को ननकाना साहिब गया जत्था वापस आएगा और परिवार को उम्मीद है कि इस जत्थे के साथ शायद किरण बाला भी अपने वतन लौट आए। टीम न्यूज़ नेशन। चीन की नेवी और एयरफोर्स ने अपने दक्षिणी पूर्वी सागर के नजदीक एक बड़े युद्ध अभ्यास को अंजाम दिया है। चीन की सरकारी मीडिया ने इसे एक रेगुलर एक्सरसाइज करार दिया है, लेकिन दक्षिण पूर्वी हिस्से में इतने बड़े अभ्यास को जानकार ताइवान केंद्रित कदम करार दे रहे हैं। चीन के दक्षिण पूर्वी हिस्से पर जब ये बमबारी शुरू हुई तो दुनिया चौंक गई। एकाएक चीन की नौसेना और वायुसेना ने एक बड़े अभ्यास को अंजाम दे दिया। अभ्यास जिस इलाके में किया गया वो सीधे ताइवान के सामने है और इसी वजह से जानकारों ने इस युद्धाभ्यास को चीन की ताइवान नीति से जोड़ा। हालांकि चीन ने वॉर एक्सरसाइज और ताइवान के बीच किसी किस्म के कनेक्शन से इनकार किया, लेकिन अभ्यास के कमांडर का बयान काफी कुछ बयां कर गया। एक्सरसाइज के कमांडिंग ऑफिसर ने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया से कहा, हमने रियल टाइम एक्सपीरियंस का अनुभव हासिल करने के लिए ये लाइव फायर ड्रिल की है। इसके जरिए हमने दिन और रात में लगातार हमलों को कोऑर्डिनेट करने का अभ्यास किया है। साथ ही मल्टीपल एम्यूनिशन और प्रोजेक्टाइल फायर करने की भी प्रैक्टिस जवानों ने की है। अगर इस बयान को समझें तो टारगेट पर ताइवान ही नजर आता है। माना जा रहा है कि चीन ने यह अभ्यास हाल ही में ताइवान के युद्धाभ्यास के जवाब में किया है। ताइवान ने कुछ ही दिन पहले नेवल थ्रेट यानी नौसैनिक खतरे से निपटने के लिए प्री एम्प्टिव मैन्यूवर्स का अभ्यास किया था। दरअसल अमेरिका की नई ताइवान नीति के बाद से ही ताइवान और चीन के बीच तनाव बरकरार है और इसी वजह से चीन हर वो आक्रामक कदम उठा रहा है जिसके जरिए ताइवान को अमेरिका की तरफ झुकने से रोका जाए। टीम न्यूज़ नेशन। ऐसी खबरें आ रही हैं कि सीरिया में इस्लामिक स्टेट एक बार फिर अपना सर उठा रहा है। सवाल यह है कि आखिरकार सीरिया में इस्लामिक स्टेट एक बार फिर अपना कब्जा कैसे बना सकता है, खास करके तब जबकि सभी देशों ने मिलकर इस्लामिक स्टेट को सीरिया से उखाड़ फेंकने की पूरी कोशिश की है।
दरअसल खबरें आ रही हैं कि सीरिया में इस्लामिक स्टेट ने एक नए शहर पर कब्जा बना लिया है। जब से डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी फौज और सीरिया के बीच में जंग छेड़ दी है, तब से अरब जगत में इस बात को लेकर खलबली मची हुई है। हालांकि इस्लामिक स्टेट एक बार फिर सर उठाए, इससे सीरिया की मुश्किलें तो बढ़ेंगी ही, बल्कि दुनिया भर में और ज्यादा मुश्किलें बढ़ेंगी। इस्लामिक स्टेट की आग ने सीरिया को पूरी तरह झुलसा कर रख दिया है। सालों तक चली जंग के बाद 2017 में कहीं जाकर इस्लामिक स्टेट नाम के इस आतंकी दानव को दबाया जा सका। लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने सीरिया से अमेरिकी फौज के हटने का इशारा किया, तो दोबारा इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों ने हमले शुरू कर दिए। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में आई खबरों के मुताबिक सीरिया के दार में शेख साद नाम के एक शहर को इस्लामिक स्टेट के आतंकियों ने हमला कर कब्जा लिया है। अगर इस्लामिक स्टेट दोबारा मजबूत हुआ तो इस बार सीरिया से उसे खदेड़ना ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि सीरिया अब सुपर पावर्स का अखाड़ा बन चुका है। सीरिया, तुर्की और ईरान ने आज एक आवाज में सीरिया को स्थिर बनाए रखने का ऐलान किया, तो वहीं ट्रंप समेत पश्चिमी देश असद के खिलाफ सख्त एक्शन का ऐलान कर चुके हैं। इस तनातनी के बीच इस्लामिक स्टेट के दोबारा हमलों को जानकार खतरे का इशारा करार दे रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। पश्चिमी यूरोप, खास करके ब्रिटेन और रूस के बीच रिश्तों में आज तल्खी और गहरा गई। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज ब्रिटेन में रह रहे रूस के सभी छात्रों को वापस लौटने का आदेश दिया है। क्रिमिनल से इस फरमान के साथ ही सभी छात्रों को साइबेरिया में आवास देने का आश्वासन भी दिया गया है। खबरें हैं कि रूस ने यह कदम खास करके इसलिए उठाया है क्योंकि स्क्रिपाल पॉइजनिंग को लेकर ब्रिटेन को जवाब देना है, और इसलिए रूस ने तय किया है कि उसके सभी छात्र जो कि ब्रिटेन में पढ़ रहे हैं उन्हें वापस बुलाया जाए। पुतिन सरकार के आलोचक सर्गेई स्क्रिपाल को जहर देने की वारदात के बाद यूरोपीय देशों ने रूसी राजनयिकों को वापस भेज दिया था। जवाब में रूस ने भी यूरोप और अमेरिका के राजनयिकों को अपने देश से बाहर निकाल दिया था। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने अब बहुत जल्द चुनाव कराने का एक बड़ा फैसला लिया है। दुनिया जानती है कि आज तुर्की इस फैसले के साथ ये साबित करना चाहता है कि वो किस तरह से कट्टरवाद की तरफ आगे बढ़ रहा है। तुर्की में चुनाव नवंबर 2019 में होने थे, लेकिन एर्दोगान ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करके जून 2018 में चुनाव कराने का फैसला किया है। माना जा रहा है कि जल्द चुनाव कराए जाने से एर्दोगान की पकड़ संसद पर और मजबूत हो जाएगी और उसके जरिए प्रधानमंत्री कुछ ऐसे कानून को ला सकते हैं जिससे संकीर्ण मानसिकता को और ज्यादा बढ़ावा मिले। तुर्की दरअसल एक ऐसा देश है जिसे कमाल अतातुर्क के समय ही काफ़ी लिबरल बनाने की कोशिश की गई थी। वहाँ पर इस्लाम के कई धाराओं को और कई मान्यताओं को लागू नहीं किया गया था, और उसे देखते हुए तुर्की पर अब जैसे जैसे कट्टरपंथ की हवा तेज होती जा रही है, ये उसी का परिणाम है कि आज ये सारी बातें सामने दिख रही हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि साल 2016 में जब तख्ता पलट की कोशिश की गई थी, उस वक्त एर्दोगान अपने विरोधियों को एक झटके में साफ कर चुके थे, लेकिन अब तुर्की पर अपनी पकड़ और ज्यादा मजबूत करने और लोकतंत्र का गला घोटने के लिए ऐसा माना जा रहा है कि वो दोबारा चुनाव कराना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा की सफाई को अपनी सरकार का लक्ष्य बनाया था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये सपना साकार कितना हो रहा है जमीन पर, ये सब हम बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि आज गंगा पहले से कहीं ज्यादा प्रदूषित और मैली हो चुकी है। लेकिन ब्रिटेन की यात्रा पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, तो वहां पर गंगा की सफाई को लेकर ब्रिटेन और भारत के बीच में समझौता हुआ है। समझ में ये नहीं आता कि 4 साल के कार्यकाल में सरकार गंगा को साफ न कर पाई, प्रदूषण और ज्यादा बढ़ गया है, तो ब्रिटेन की मदद से सरकार क्या कर लेगी? मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है, और एक बालक जैसे अपनी मां की गोद में वापस आता है, वैसी मैं अनुभूति कर रहा हूं। खुद को गंगा का बेटा कहने वाले और गंगा की सफाई का प्रण लेने वाले पीएम मोदी ने पतित पावनी गंगा के लिए एक और कदम उठाया है। मोदी की ब्रिटेन यात्रा के दौरान भारत के नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा और ब्रिटेन की नेचुरल एनवायरमेंटल रिसर्च काउंसिल के बीच गंगा की सफाई के लिए समझौता हुआ है।
इस समझौते के तहत रिसर्च काउंसिल के एक्सपर्ट गंगा की सफाई पर सहयोग देंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या इस बार ब्रिटेन के सहयोग से गंगा साफ हो पाएगी? इससे पहले भारत सरकार ने नीदरलैंड्स के साथ गंगा समेत दूसरी नदियों की सफाई के लिए MOU साइन किया था। जापान कोऑपरेशन लोन एजेंसी और वर्ल्ड बैंक से भी गंगा की सफाई के लिए लोन लिया जा चुका है। जब इस सबसे भी काम नहीं बना तो उमा भारती से हटाकर ये जिम्मेदारी नितिन गडकरी को दे दी गई। बावजूद इन कोशिशों के गंगा के हालात बदले नहीं। पतित पावनी जीवनदायिनी कही जाने वाली गंगा आज भी साफ नहीं हो पाई है। टीम न्यूज़ नेशन। लोगों को समानता का पाठ पढ़ाने के लिए हैदराबाद के श्री रंगनाथ मंदिर के पुजारी ने जो किया है वो वाकई में एक मिसाल है। पुजारी CS रंगराजन एक दलित नौजवान को अपने कंधे पर उठाकर मंदिर पहुंचे, गर्भगृह ले जाकर दर्शन कराया। पुजारी का कहना है कि ये 2700 साल पुरानी प्रथा है जिसको उन्होंने एक बार फिर शुरू किया है। इस प्रथा को मुनि वाहन सेवा कहा जाता है। इस परंपरा को समाज में बराबरी का संदेश देने के लिए निभाया जाता है। समाज में इन दिनों धर्म और जाति पर जबरदस्त बहस चल रही है, जिससे आजिज आकर बालाजी मंदिर के पुजारियों ने आदित्य परासरी नाम के एक दलित नौजवान को अपने कंधे पर बिठाकर मंदिर में दर्शन कराया और ये पैगाम सामने रखा गया कि भगवान के सामने हर कोई बराबर है, सारे भक्त एक जैसे हैं। सूरत में एक हीरा कारोबारी के 12 साल के बेटे ने दीक्षा ले ली और वो जैन भिक्षुक बन गया है। 12 साल की कम उम्र में हीरा कारोबारी दीपेश शाह के बेटे भव्य शाह ने दीक्षा ले ली है। जब भव्य शाह ने दीक्षा ली और सवाल पूछे गए तो उनका कहना था कि ईश्वर का रास्ता ही इकलौता ऐसा रास्ता है जिसकी राह पर वो चलना चाहते हैं। भव्य ने कहा कि उनकी माता और उनके पिता ने उन्हें यही सीख दी है कि ईश्वर का रास्ता ही सच्चा रास्ता है। भव्य के पिता दीपेश शाह का कहना है कि बेटे के फैसले से पूरा परिवार बहुत खुश है। 4 साल पहले भव्य की बहन ने भी 12 साल की उम्र में दीक्षा ले ली थी। भव्य ने करीब 450 भिक्षुओं और 7000 लोगों की मौजूदगी में दीक्षा ली है। और आइए अब आपको दिखाते हैं भव्य शाह और उनके पिता इस दीक्षा को लेकर कितने उत्साहित हैं। अभी जब मैं दीक्षा लेने जा रहा हूँ तब मुझे बहुत ही आनंद आ रहा है कि मैं मेरे प्रभु ने जो बताया वो सच्चा मार्ग को लेने जा रहा हूँ। इस बात की मुझे बहुत ही खुशी है। पापा मम्मी को इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि मेरे पापा मम्मी ने मुझे ऐसे ही संस्कार दिए कि वो ही सच्चा मार्ग है और मेरे पापा और मम्मी वो सब भी मेरे मार्ग पे कभी आएंगे बाद में। हमारा परिवार जो है, हमारा कुटुंब है, समाज है, सबको बहुत ही आनंद है कि ये छोटा लड़का बहुत बड़ा साहस कर रहा है और अच्छे काम के लिए उसका लाइफ प्रस्थान कर रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ। तुरंत वापस आते हैं क्वेश्चन आवर में।